आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु लेकर आए हैं। ध्रुव स्वामिनी श्री जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण नाट्य कृति है, जिसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ था। इस नाटक में समुद्रगुप्त की मृत्यु और चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय के मध्यवर्ती काल का चित्रण है। इस मध्यवर्ती काल का घटना व्यापार इतिहास में प्रायः लुप्त है, किंतु प्रसाद जी ने निजी अध्ययन और अनेक तर्कसंगत कल्पनाओं के आधार पर उस काल की कथा वस्तु का संयोजन अपने इस नाटक में किया है। नाटक की कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है। गुप्त काल के सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने 2 पुत्रों रामगुप्त और चंद्रगुप्त में से चंद्रगुप्त को ही साम्राज्य के भावी उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत चंद्रगुप्त अपने भाई द्वारा फैलाए गए अनेक कुचक्रों में फंस गया। परिस्थितियों की प्रतिकूलता एवं अपनी उदारता के कारण चंद्रगुप्त अपने समस्त अधिकार अपने भ्राता रामगुप्त को सौंप देता है तथा ध्रुव स्वामिनी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ होना था, रामगुप्त के साथ हो जाता है, किंतु रामगुप्त राज्य प्रशासन में सर्वथा असमर्थ है। वह विलासिनी स्त्रियों के साहचर्य में व्यस्त रहकर मदिरा के सरोवर में आकंठ डूबा रहकर राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल बैठता है। इसका अनुचित लाभ उठाकर महामंत्री शिखर स्वामी संपूर्ण राज्य सूत्र को अपने वश में कर लेता है। उधर दूसरी ओर रामगुप्त की अति विलासिता के कारण उसकी पत्नी ध्रुव देवी पूर्णता उपेक्षित रहती है, अतः वह अपने वर्तमान पर दुखी रहकर भविष्य के प्रति निरंतर चिंतित रहती है। यूं तो रामगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का विवाह धर्म और अग्नि को साक्षी मानकर हुआ था, किंतु अपने तथाकथित पति रामगुप्त से उसे पति सुख कभी प्राप्त न हो सका। वैसे भी रामगुप्त अपनी विलासी प्रवृत्ति और क्रूरता के कारण ध्रुव स्वामिनी की घृणा का पात्र ही बन सका था। इन सब के अतिरिक्त वह नपुंसक और मूर्ख भी था। न उसे अपनी मर्यादा का विचार था और न कुल गौरव की चिंता। इन सब कारणों से ध्रुव स्वामिनी के हृदय की भावनाओं को वो जान जाता है और उस पर कड़ा नियंत्रण रखने लगता है। रामगुप्त राज्य प्रशासन में सर्वथा असमर्थ होने के कारण अपने पूर्ण अधिकार को खो बैठता है। उसकी शासन व्यवस्था में शिथिलता देखकर अन्य राजा शकराज उस पर आक्रमण कर देता है। रामगुप्त का दुर्ग शकराज के वीर सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। शकराज संधि के नाम पर राज्य के बदले में ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। वह अपने सामंत कुमारों के लिए भी स्त्रियां मांगता है। इस अशिष्ट शर्त को सुनकर भी रामगुप्त का निर्लज्ज मन तनिक भी विचलित नहीं होता और वह अपने महामंत्री शिखर स्वामी की सम्मति से ये मार्ग स्वीकार करने का निश्चय कर लेता है। नपुंसक रामगुप्त की क्रूरता एवं पौरुष के इस चरम पतन को देखकर ध्रुव स्वामिनी का हृदय घृणा से भर जाता है। वह रामगुप्त के पांव पकड़कर प्रार्थना करती है कि वह उसे पर पुरुष की अंकशायनी न बनने दे, किंतु रामगुप्त उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे कठिन अवसर पर वीर चंद्रगुप्त गुप्त कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है। परिस्थिति की भयंकरता को देखते हुए वह निश्चय करता है कि स्त्री वेश धारण करके महादेवी ध्रुव स्वामिनी के रूप में शकराज के सामने स्वयं उपस्थित होकर वह शकराज का वध कर देगा। चंद्रगुप्त के इस साहस को देखकर ध्रुव स्वामिनी उस पर और भी अधिक मुग्ध हो जाती है तथा उसके साथ शकराज के शिविर में चली जाती है। वहां चंद्रगुप्त की तीव्र बुद्धि, व्यवहार कुशलता एवं वीरता की विजय होती है। बर्बर शकराज चंद्रगुप्त के हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी आश्रयहीन सेना इधर उधर भाग जाती है। वीर चंद्रगुप्त अपने पराक्रम और बुद्धि बल द्वारा सभी सामंत कुमारों का हृदय जीत लेता है। जब वे देखते हैं कि चंद्रगुप्त में अपने स्वर्गीय पिता
समुद्रगुप्त की भांति राजा के सभी गुण विद्यमान हैं और सम्राट समुद्रगुप्त ने उसे ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, तब वे एक स्वर में चंद्रगुप्त को अपना सम्राट चुन लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी सारी सभा के समक्ष अपने अकाट्य तर्कों द्वारा रामगुप्त के साथ अपने राक्षस विवाह से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। पुरोहित भी उसे चंद्रगुप्त की पत्नी और महारानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। स्थिति में ये आकस्मिक परिवर्तन देखकर शिखर स्वामी प्रारंभ में तो कुछ विरोध करता है, किंतु परिस्थिति की प्रतिकूलता देखकर चुप हो जाता है। रामगुप्त पूर्णतः निराश होकर चंद्रगुप्त पर पीछे से प्रहार करके बदला लेने की चेष्टा करता है। उसके इस दुष्कृत्य पर क्रोधित होकर सामंत कुमार तुरंत उसका वध कर देते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त अपनी सच्चरित्रता, वीरता, व्यवहार कुशलता, बुद्धि प्रखरता और सभ्यता के बल पर अपनी प्रेयसी सुंदरी ध्रुव स्वामिनी के साथ निष्कंटक और लोकप्रिय राज्य भोगता है। नाटक के वस्तु तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का विश्लेषण करें तो इसकी कथा वस्तु मिश्र है। यद्यपि इसकी कथा वस्तु का आधार प्रत्यक्षता ऐतिहासिक है, परंतु उपलब्ध इतिहास में अनेक घटनाओं की स्पष्ट सूचना न मिलने के कारण नाटककार ने कई जगह अनविति की दृष्टि से तर्क संगत कल्पना का आश्रय भी लिया है। उदाहरण के लिए कोमा प्रसाद जी की काल्पनिक सृष्टि है। रामगुप्त के स्वभाव और उसकी दिनचर्या को भी कल्पना के द्वारा उभारा गया है, परंतु ये कल्पना इस नाटक की ऐतिहासिकता में बाधा नहीं पहुंचाती। ऐतिहासिक नाटककार के लिए मूल इतिहास को विकृत न होने देने का अनिवार्य बंधन रहता है, जिसका पालन प्रसाद जी ने कुशलतापूर्वक किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधिकारिक कथा वस्तु ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त की कथा है। शकराज, कोमा और मिहिरदेव की कथा प्रासंगिक कथा वस्तु है। आधिकारिक कथा वस्तु नाटक का प्राण है। नाटक की संपूर्ण घटनाएं इसी कथा के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। रामगुप्त जैसे अयोग्य शासक से मुक्ति, ध्रुव स्वामिनी को मोक्ष अर्थात रामगुप्त से मुक्ति प्राप्त करना तथा पुनर्लग्न, ये आधिकारिक कथा की मुख्य घटनाएं हैं। शकराज की प्रासंगिक कथा इसमें बाधा उपस्थित करती है, परंतु यही आगे चलकर ध्रुव स्वामिनी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक भी होती है। इस प्रकार कथा के सूत्र आरंभ से लेकर नाटक के अंत तक विद्यमान रहते हैं। नाटक की कथा वस्तु 3 अंकों में है। प्रथम अंक के अंत में ध्रुव स्वामिनी तथा चंद्रगुप्त जाति और राज्य सम्मान के लिए शत्रु शिविर में जाने के लिए उद्यत दिखाई देते हैं। द्वितीय अंक के अंत में प्रधान शत्रु शकराज की मृत्यु हो जाती है और तृतीय अंक का समापन तो नाटक की फल प्राप्ति में ही होता है। इस प्रकार कार्य व्यापार के आधार पर इस नाटक का अंक और दृश्य विभाजन संतुलित एवं विचारपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।